नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो हमारा दिल्ली सल्तनत था उसमें त्रिस्तंभ हमारे थे। ठीक है, उसके इतिहास को जानने के लिए त्रिस्तंभ त्रिस्तंभ का मतलब होता है कि जो तीन इतिहासकार थे, तत्कालीन इतिहासकार, तत्कालीन लेखक, जिनकी वजह से हम आज दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण तिथियों को और घटनाओं को जान पाते हैं। तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमारा अलबरूनी हो गया था। सल्तनत के त्रिस्तंभ। कल हमने चर्चा कर ली थी अलबरूनी की। आज हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी तब भी आपने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा। और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तब भी आपने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपका उर्दू विषय था, उर्दू विषय से अगर आपने कहीं भी पढ़ाई की है तो भी आपने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के त्रिस्तंभ में से एक स्तंभ माना जाता है। ठीक, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत के लगभग 3 वंशों को देखा। 3 वंश देखना और उसमें भी लगभग 7 से 8 सुल्तानों को अपनी नजरों में देखना, अपने साक्षात आंखों से देखना और फिर उसको लिखना बहुत ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है उसके तथ्य को। अधिकतर आप इतिहासकार देखेंगे तो वो बाद के शासन को भी लिखते हैं, पीछे मतलब आगे वो पैदा हुए और पीछे का शासन भी लिखते हैं, पीछे का जो इतिहास था वो लिखते हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और चीजों से, किताबों से, फैक्ट से उठाते हैं, तो वो फैक्ट वो चेक नहीं करते हैं। लेकिन अमीर खुसरो ने जो चीजें खुद देखी हैं तो वो ज्यादा प्रमाणित साबित होंगी, वो सही ज्यादा साबित होंगी क्योंकि आंखों देखा ज्यादा सही होता है। ठीक है, तो इसने इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म जान लीजिए आप पहले। एटा, ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हुआ था 1253 में। ठीक, इसके जो पिता थे वो जो इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी रहे हैं, ठीक है, उन सभी के शासनकाल में वो राज्य के उच्च पदों पर आसीन रहे। क्योंकि इसके पिता काफी ज्यादा संपन्न थे, दरबार में पहले से थे, तो ये कुलीन वर्ग में आते थे। तो कुलीन वर्ग में जब ये पैदा हुए तो अमीर खुसरो की सीधी सी बात है तो शिक्षा काफी अच्छी हुई, तो इसकी शिक्षा काफी अच्छी हुई। ठीक है, जिसकी वजह से इसको कई भाषाओं ज्ञान था। इसको अमीर खुसरो को हिंदी, उर्दू, फारसी, आदि, ये जो भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, फारसी, इन भाषाओं को से ज्ञान था। ठीक है, तो इन सभी भाषाओं में वो कविताएं लिखता था। ठीक है, उसने अपनी रचनाएं जो ज्यादातर लिखी है, उसने उसके जो इतिहास की हम बात करते हैं त्रिस्तंभ में, तो उसने जो किताबें लिखी हैं, उसने जो उसकी जो कविताएं हैं, जो गद्य हैं, उसके जो पद हैं, उनके जरिए ही हमें पता चलता है इतिहास। सीधे सीधे उसने इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उसने जो किताबें थी उन किताबों में, कविताओं में लिखा अपने। ठीक, जिससे हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। ठीक, इसको खड़ी बोली हिंदी व उर्दू दोनों ही भाषाओं का, दोनों ही भाषाओं, दोनों ही भाषाओं का पिता माना जाता है, माना जाता है।
भारत में जो आज कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है, तो जो कविताएं आप देखते हैं, तो वो कविताएं जो लिखी जाती है हिंदी भाषा में, सबसे पहले कविताओं के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग जिसने किया वो था अमीर खुसरो। हैरानी हुई आपको? अमीर खुसरो मुस्लिम है और भाषा हिंदी हमारी है, हिंदुओं की, बावजूद इसके एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदी भाषा में कविता लिखना प्रारंभ करता है। यही हमारे भारत की खूबसूरती है, ठीक है। समझिए इस बात को, हमारा जो इतिहास है हिंदी का, वो ऐसा ही है। हमारे भारत का जो इतिहास है यही स्वर्णिम इतिहास माना जाता है ऐसे, ठीक है। तो हिंदी में सबसे पहले कविताएं किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने फारसी में भी कविता लिखी। अमीर खुसरो ने खुसरो पहला भारतीय फारसी कवि था, ठीक है। हिंदी और उर्दू में तो इसने लिखी है, हिंदी में भी ये सर्वप्रथम माना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने जो फारसी भाषा है, ठीक है, फारसी भाषा, इसमें भी इसने सबसे पहले भारत में, हिंदी के इतिहास में तो पूरे हिंदी में ही इसने सबसे पहले शुरू किया, लेकिन फारसी में मध्य एशिया में लिखी जाती थी, लेकिन भारत में सबसे पहले जो कविताएं थी वो अमीर खुसरो ने ही लिखना प्रारंभ किया था, ठीक। ये पॉइंट हो गया। और समझिए, भारत में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठीक है, ये प्रथम भारतीय जो कवि है जिसने भारत में जो है अपने लेखन में मुहावरों का प्रयोग किया, ठीक है। इससे पहले मुहावरों का प्रयोग नहीं हुआ करता था, वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत की जो परिस्थिति है, भारत की जो वहाँ के जो लोगों की फीलिंग्स हैं, जो भाव है, उसके हिसाब से उनको लागू करना, उनको वहां पर लिखना, ये पहली बार शुरू किया किसने? अमित खुसरो ने, ठीक है। भारतीय ठीक है, सिर्फ भाषा के मामले में नहीं, ये संगीत के मामले में भी काफी अलग था, ठीक है। और इसको संगीत के क्षेत्र में भी जाना जाता है। भारतीय व ईरानी जो रागे होती है, जैसे आपकी वर्णमाला होती है वैसे संगीत में रागे होती है, ठीक। उन रागों को मिलाकर, भारतीय ईरानी दो भाषाओं के राग मिलाकर इसने नई चीज बनाई, संगीत में नई चीज, वो है ख्याल। इस राग को नवीन राग माना जाता है और इसका प्रारंभ सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया, क्योंकि इसका आविष्कार इसने किया है। और आज भारत में ये काफी ज्यादा घुल मिल गई है, ठीक। तो ये भारत की परंपरा बन गई है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, ठीक, भारतीय संगीत का, ठीक है। इसके साथ ही साथ
ये लीजिए, भाषा भी आ गई, संगीत भी आ गई, और उसके साथ साथ अब वाद्य यंत्र भी आ गया। ठीक, ये भारतीय है वाद्य यंत्र, और ये ईरानी। ठीक, इन दोनों को मिलाकर इसने एक नया वाद्य यंत्र बना दिया, वो है सितार। भारत में आप रहते हैं, आप सितार को तो जानते ही होंगे भली भांति, लेकिन सितार को बनाया किसने था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रतिभाशाली है ये, कितना ज्यादा योग्य है, इसके पास इतनी इतनी योग्यताएं हैं। ठीक है, भाषा का इसको इतनी सारी ज्ञान है, ये कविताएं लिखता है, ये इतिहास लिखता है, उसके साथ साथ इसने इसको संगीत का ज्ञान है, नई रागे बना रहा है, नए वाद्य यंत्र बना रहा है। तो सोच कर देखिए इसको क्यों सम्मान नहीं होगा। इसको जितने भी शासक आए, शासक चेंज होते गए दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इसको अपने दरबार में जगह दी गई क्योंकि ये योग्य था। ठीक है, इसको जैसा मैंने आपको बताया, इसने दिल्ली सल्तनत के लगभग 3 वंशों को देखा, और उनके 7 से 8 जो सुल्तान थे उनको देखा। ठीक है, उनके दरबार में रहा। सबसे पहले ये शहजादा मोहम्मद के शासनकाल में नजर आया था। शहजादा मोहम्मद कौन था? बलबन जो था, उसका जो बड़ा पुत्र था, आपको याद होगा, जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था उत्तर पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, तो उसको उसका काम था, वो सबसे ज्यादा विद्वानों को संरक्षण देता था, मैंने आपको बताया था। तो विद्वानों को संरक्षण देता था, उसमें से एक ये था अमीर खुसरो, जिसको किसने संरक्षण दिया था? शहजादा मोहम्मद। कौन? बलबन का बड़ा बेटा है। बलबन का जो बड़ा बेटा फिर मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, तो उसके बाद ये बलबन के दरबार में आ गया। ठीक, अमीर खुसरो फिर बलबन के दरबार में नजर आता है, फिर उसके वंश जो जितने उत्तराधिकारी हुए उनके शासनकाल में नजर आता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश आ गया, गयासुद्दीन तुगलक, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक ये नजर आता है। इसने मोहम्मदी शासन की जो मोहम्मद बिन तुगलक उसके शासनकाल को देखा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण कृतियां। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं, उसकी प्रमुख किताबें। ठीक है, जो उसने लिखी थी। ठीक है, अब जान लेते हैं ये जो किरान और इसमें उसने जो बलबन था उसका जो दूसरा बेटा था बुगरा खां, जो कि बंगाल में था। ठीक है, जो दिल्ली नहीं आया था, तो उसका अपने बेटे कैकोबाद जो दिल्ली में सुल्तान था, उन दोनों का मिलन लिखा गया। जब वो बाप बेटे मिलते हैं काफी लंबे समय बाद, तो उनका जो मिलन है ना, जो मार्मिक मिलन, वो लिखा है किरान उस सादे में अमीर खुसरो ने। ठीक है, ये बुगरा खां और कैकोबाद का मिलन इसमें लिखा गया है। ठीक, और क्या लिखा गया इस किताब में? लिखा गया है दिल्ली की इमारतें, दिल्ली का दरबार, दिल्ली की जो सामाजिक व्यवस्था है, दिल्ली के जो अवसर है, और वहाँ का खान पीन, ये सभी उस किताब में लिखा गया है। ठीक, तो इसमें हमें काफी ज्यादा यही तो चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने उनका मिलन लिखा बाप बेटे का, लेकिन उसने साथ साथ दिल्ली का जो है ब्यौरा जिस तरीके से दिया है,
उस समय तात्कालिक समय का अंदाजा लगता है कि वहां पे कैसी चीजें रही होंगी। ठीक है, इतिहास पता चल रहा है। ठीक है, दूसरी एजाज है खुशरवी, ये उसके जो पद थे, उसकी जो कविताएं जो जितने पद लिखने लिखे जितने, वो एजाज है खुशरवी इस किताब में लिखे गए हैं। ठीक है, अफजल बायद, इसमें अफजल बायद, इसमें उसने क्या लिखा, इसने औलिया के कथन लिखे। औलिया कौन, निजामुद्दीन औलिया। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि ओशो के जो शिष्य लोग हैं, आज भी उनके शिष्य हैं, तो उनके जो लिखी उनकी जो कही गई बातें थी वो आज भी लिख रहे हैं। ठीक, उनके वीडियोस को देखकर। तो ओशो ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। ओशो की जो भी किताबें लिखी गई हैं, आप मार्केट में किताबें देखते हैं, वो सारी किताबें उनने सिर्फ बोली थी, उनके शिष्यों ने लिखी। ठीक है, नाम उनका ही रहेगा क्योंकि वचन और जो सारी बातें कही गई हैं वो सब किसके, ओशो के। वैसे ये जो औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, उसने जो भी बातें कही उसके कथन अफजल बायद में किसने लिखे, ये अमीर खुसरो ने लिखे थे। ठीक है, इसलिए ये उसके कथनों का एक संकलन है। ठीक, अगला है नू सिपेहर। इसमें नू सिपेहर, इसमें अमीर खुसरो भारत को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखता है कि भारत स्वर्ग के समान है, यहाँ की जलवायु लिखता है, यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में लिखता है, यहाँ के पर्यावरण के बारे में लिखता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, हमें फिर से इतिहासकार में पता चल रहा है जो तत्कालीन इतिहास है वहां पर कैसा मतलब एनवायरमेंट था, वहां के कैसे पक्षी थे, कैसे पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो सभी हमें नू सिपेहर अमीर खुसरो की किताब में मिलता है। इसके साथ ही साथ जो मुबारक शाह था, मुबारक शाह के जो दक्षिण अभियान हुए थे वो सारे हमें इस किताब में मिलते हैं। ठीक, मुबारक शाह के समय किताब लिखी गई थी। अगला है खजाइन उल फुतूह। इस किताब में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके शासनकाल में लिखा था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इसमें वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी की जो जितने जो राजपूत क्षेत्र थे, ठीक है, उनको जितने के जो जितने भी विवरण हैं वो सब लिखे गए हैं, विस्तार से लिखे गए हैं। और जो मलिक काफूर था उसने दक्षिण भारत के अभियान किए, उनके साथ में अमीर खुसरो गया था मलिक काफूर के साथ उन अभियानों पर, और उसने उनका आंखा देखी वर्णन जो था जिसमें खजाइन उल फुतूह में किया है। ठीक, तो इतिहास को जानने के लिए यह भी काफी अच्छा पुस्तक है। ठीक, तुगलकनामा, ये जो है अमीर खुसरो की अंतिम पुस्तक है, ये अंतिम पुस्तक है, अंतिम पुस्तक, ये आखिरी किताब है उसकी। आखिरी क्यों है, क्योंकि ये किताब उसने लिखी थी लगभग जो गैसुद्दीन तुगलक है, जो खुसरो खां था, आपको याद होगा खिलजी वंश के जो उत्तराधिकारी था उसको समाप्त करके खुसरो खां गद्दी पर बैठ गया था। तो खुसरो खां को समाप्त किया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, गाजी मलिक की उपाधि लेकर। तो उसका वर्णन तुगलकनामा में दिया गया है, और तुगलकों का जो इतिहास है वो भी इसमें मिलता है। कब तक, 1325 तक। ठीक, आशिका, ये जो किताब है अंतिम किताब आशिका, इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात विजय थी और उसकी जो देवल देवी थी, ठीक है, उसके और खिद्र खां के प्रेम संबंधों के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक, इसके साथ ही साथ इस किताब में ही इसने बताया है किसके बारे में, जब इसको मंगोलों ने पकड़ लिया था और ये मंगोलों से बचकर भाग आया था, इस किताब में ये लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये अमीर खुसरो की कुछ कृतियां थी, और आप ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो त्रिस्तंभ माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने जो भाषा में योगदान है काफी ज्यादा दिया। इसको कई भाषाओं में ज्ञान था, उसने उन भाषाओं में कविताएं लिखी, पद लिखे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसने संगीत में इसने कई सारे नए पदों का जो है, नए रागों का निर्माण किया, उनका आविष्कार किया। इसने जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें भी नया आविष्कार किया, नया सितार बना दिया इसने। ठीक है, उसमें भी इसका योगदान है। इतिहास लेखन तो आप जानते ही, इतिहास लेखन ये जानने के लिए इसकी पुस्तकें बहुत ज्यादा योगदान देती है इतिहासकारों को। तो कुल मिला के अमीर खुसरो को ये कहना कि ये त्रिस्तंभ में से एक है तो गलत ना होगा। ठीक है, तो ये आज अमीर खुसरो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो सल्तनत का त्रिस्तंभ में से जो तीसरा जो स्तंभ है उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।